आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर हैं जो प्रतिवर्ष बोर्ड पेपर में आए हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपका एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर आयाम, एक बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या है? 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नैप्थेलीन में घोलने पर दिमाग में अनुमान 0.68 पाया गया। सल्फर का अनुमान ज्ञात कीजिए और नैप्थेलीन के लिए दिया हुआ है KF की वैल्यू 6.8 दिया हुआ है। क्वेश्चन करना क्या है? क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था मोलर अनुमान स्थिरांक की वैल्यू, आपको KF की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6.8। इसके लिए सल्फर का भार दिया हुआ है। सल्फर का भार मतलब जो विलेय का भार है, और विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 25.6 ग्राम, 25.6 ग्राम। इसके लिए नैप्थेलीन का भार दिया हुआ है 1000 ग्राम और दिमाग में अनुमान दिया हुआ है 0.68। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सल्फर का अनुभार निकालना है। क्या निकालना है? सल्फर का अनुभार। और अनुभार निकालने मतलब ये m की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, m की वैल्यू निकालना है, ज्ञात करना है। और आपको फॉर्मूला पता है, दिमाग में अनुमान होता है, दिमाग में अनुमान के लिए सूत्र दिया हुआ है, होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा TF = KF इनटू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल W, जहां पे स्मॉल w विलेय का भार तथा कैपिटल W विलायक का भार है। इसमें ये करना क्या है? फॉर्मूला आपको पता है सल्फर का अनुभार निकालने का, और सल्फर का अनुभार मतलब m निकालना है, m = KF इनटू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इनटू 1000। अब डेल्टा KF की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.8, स्मॉल w वैल्यू दिया हुआ है 25.6 इनटू 1000 अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू 0.68। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको डेल्टा TF की वैल्यू दिया हुआ है, आपको डेल्टा TF की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको कैपिटल W वैल्यू दिया हुआ है, आपको स्मॉल w वैल्यू दिया हुआ है, आपको KF की वैल्यू दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, दशमलव अगर दिया हुआ है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, अब जितने अंक दशमलव होंगे, दशमलव का जितने अंक होंगे उतने नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है 68 6.8 को हम 68 अपॉन 10 लिख सकते हैं इनटू 25.6 को 256 अपॉन 10 लिख सकते हैं इनटू 1000 अपॉन नीचे भी 1000 है इनटू, अब देखिए नीचे दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 680 और दशमलव में कितने हैं? 3 अंक, तो 3 अंक लेना के बचेंगे। कितना समझ में आया? अब ये करना कैसे? n इक्वल टू 1000 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 68 है और नीचे 68 है, कट जाएगा, बचेगा हमारे 256। तो क्वेश्चन कह रहा है सल्फर का भार कितना होगा, अनुभार कितना होगा? तो आंसर आपका आएगा सल्फर का अनुभार बराबर 256। यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको इससे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन दिया हुआ था मोलर अनुमान स्थिरांक की वैल्यू आपको दिया हुआ है, KF की वैल्यू 6.8 केल्विन, सल्फर का अनुभार दिया हुआ है आपका 25.6, नैप्थेलीन का भार दिया हुआ है 1000, दिमाग में अनुमान दिया हुआ है 0.68, और सूत्र आपको पता है दिमाग में अनुमान डेल्टा TF = KF स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन m इनटू कैपिटल W। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके सामने एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है कि m = डेल्टा KF इनटू 1000 इनटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इनटू कैपिटल W। अब वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है वो है 26256 ग्राम। इसकी सॉल्व लीजिए क्या है। इसके बाद नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, संकुलन क्षमता क्या होती है, और CCP चालक और HCP चालक की संकुलन क्षमता नहीं होगा। ठीक, तो पहले जानते हैं संकुलन क्षमता होती क्या है। ठीक, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा संकुलन क्षमता होती क्या है, तब तक किसी क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक, क्या होता है संकुलन क्षमता? ठोसों के अवयवीकरण, ठोस में अवयवीकरण क्या होंगे? जैसे अणु परमाणु तो आयन। ठीक, ठोसों के अवयवीकरणों के किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में भी कुछ स्थान रिक्त रहता है, और कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपीड़ित होता है संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रकार की, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रकार की एक कोशिका है, और इस एकक कोशिका में ये एक त्रिभुज मान लेते हैं, और इस त्रिभुज में क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, एकक कोशिका के गोलों की आयतन, एकक कोशिका है, ठीक, ये पूरी एकक कोशिका में ये गोले हैं, जैसे मान लेते हैं एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसी पीछे एक गोला होगा। ठीक, एकक कोशिका के गोलों के आयतन तथा संपूर्ण एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को
कहते हैं संकुलन क्षमता। ये हमारा एक घन था, घन को ही एकक कोशिका कहते हैं, और एकक कोशिका में जितने गोले होंगे उन गोलों का आयतन तथा उनके घनों के आयतन के अनुपात को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। अब देखिए इसको, ये डायग्राम जो बना हुआ है आपके सामने संकुलन क्षमता का, इसमें करना क्या है, ये एक संकुलन क्षमता है और इस संकुलन क्षमता को लगाने के लिए सबसे पहले एक हम कोई घन ले लेंगे, ये हमारा घन है, और इस घन में हमने एक इसको a मान लिया है, इसको b मान लिया है, इसको हम c मान लेते हैं, इसको हम f मान लें, इसको e मान लें, इसको हम h मान लें, इसको g मान लें, इसको b दिया हुआ है तो इसको हम d मान लें। तो यहाँ पे देखिए एक इसको इससे मिला दिया, तो एक कोण बनना है आपके सामने, ठीक। अब इसमें अगर बात करें, इसमें बहुत सारे गोले हैं, 1 2 3, इसी पीछे मान लेते हैं पूरा और, ठीक। उस कंडीशन पे देखिए एक कोण का निर्माण होता है। इस कंडीशन में बात करें तो देखिए यहाँ पे एक कोण बनना होगा, ये देखिए कोण बना, ठीक। इसे हम अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम सॉल्व करें तो पहले इसको देख लीजिए, देखो HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता बराबर होती है। पहले पता होना जरूरी है कि दोनों की संकुलन क्षमता बराबर होती है, और उसके बाद क्या मान लिया कि एक CCP संरचना के एकक कोशिका के किनारों की लंबाई a तथा फलक, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है b, मान लिया ये वैल्यू a है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू a है और ये वैल्यू a है। तुमने माना, क्या माना हमने, अरे मान लिया है ये तो बोला, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू a है, a है, ये वैल्यू a है और ये वैल्यू a है। खाली ये जो फलक जो a b c d, ये जो केंद्रक है, ये जो a और b के बीच, ये मान लेते हैं b। तो उस कंडीशन पे ये दूरी है, ये b है, ये पूरा a है, ये a है, ये a है और ये b a है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर, इसको हमें निकालना है, क्या निकालना है, इस वाली स्थिति को हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको पता है। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है AC, ये हमारा AC है, AC हमारा कर्ण है, AC लिख दिया, इक्वल टू BC, ये हमारा BC है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको समझ गया होगा। अब तो हमने अभी बताया था कि ये जो कर्ण की वैल्यू है इसको b माना गया है, कर्ण की जगह पे हमने b लिख दिया और बाहर जितनी वैल्यू है सबको a मान लिया गया। तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और AC बराबर भी a हो जाएगा। इतना समझ में है, इसमें करना क्या है इसके बाद देखिए। अब मान लिया कि जो यदि गोलों की त्रिज्या, ये जो गोले हैं, मान लेते हैं इसमें जो एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला है, तीन गोले हैं, और इन गोलों की त्रिज्या r हो, इसके पीछे गोला होता है, चार गोले, ठीक है। इन गोलों की त्रिज्या अगर r हो तो टोटल b की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चार एक त्रिभुज ये बन के तैयार हो रहा है सामने, a b और c, ये त्रिभुज a b c एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें AC की वैल्यू दिया हुआ है कितना, A और C की वैल्यू दिया हुआ है B, तो B स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, AD की वैल्यू और D और C की वैल्यू, ये सब जितने भी बाह्य भुजाएं हैं सबकी वैल्यू A है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, BC बराबर, तो BC ये बाह्य भुजा है, तो बाह्य भुजा की दूरी कितना दिया हुआ है, बाह्य भुजा दिया हुआ है कितना आपके सामने दिया हुआ है, बाह्य भुजा ये हो जाएगी A, ये भी A है, ये भी A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो BC की वैल्यू है वो है A स्क्वायर और AB की वैल्यू ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में अभी करना क्या है, BC बराबर लिया, माना कि जो गोलों की त्रिज्या है, ये जो एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है और एक गोला इसके पीछे, जो भी इसकी भुजाएं हैं वो 8 है, तो चार गोले 4r हो जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, BC यहाँ पे ये लिखेंगे BC बराबर 4r स्क्वायर और 2a, इन दोनों जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है इसके बाद, अब इसके बाद देखिए BC स्क्वायर बराबर ये आपको प्राप्त हो गया 4r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, जब 4a स्क्वायर हटाएंगे तो घन रूट लग जाएगा। अब पता है अगर एक तरफ स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर हटाते दूसरा रूट लग जाता है, तो 4a स्क्वायर बराबर इधर 2 में रूट लग जाएगा और दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। इतना बात समझ में आई। अब देखिए 4r बराबर
रूट क्यू स्क्वायर में अगर कोई संख्या होती है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या दो बार आ जाए तो संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे ए बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए ए इधर, ये इधर रहने दीजिए, और ये चीज इधर से इधर जब आएगी तो अपॉन हो जाएगी, तो ए बराबर क्या हो गया 4r अपॉन रूट 2। अब पर में गणना करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी उस संख्या से, तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4r रूट 2 हो जाएगा अपॉन रूट 2 गुणा करेंगे तो रूट 2 into रूट 2 ये क्या हो जाएगा 2 रूट, ये हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर कोई जोड़े में आती है, आधा बाहर देखिए बाहर है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू 2r into रूट 2, a इक्वल टू 2r रूट 2 या 2 रूट 2 ये आपको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। इसके बाद क्योंकि हमें पता है ये a जो है a का कोशिका की लंबाई दिया हुआ है, a को a का कोशिका लंबाई कहते हैं, a का कोशिका की लंबाई आपको प्राप्त हो गया 2 रूट 2 into r। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है हमारी, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी त्रिज्या है वो गोले का त्रिज्या के गोले का आयतन, जो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो 4 से 3 पाई r क्यूब होता है, क्योंकि गोले की त्रिज्या का जो आयतन है वो दिया हुआ कितना, क्योंकि गोले की त्रिज्या सीसीपी संरचना में प्रति एकक कोशिका 4 गोले हैं, तो 4 गोले का आयतन कितना है 4 गुणे, क्योंकि एक गोले का आयतन 4 से 3 पाई r क्यूब है, तो 4 गोलों का आयतन 4 गुणे 4 से 3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब क्योंकि एकक कोशिका का कुल आयतन जो होता है वो कितना होता है a क्यूब होता है। अब पता है एकक कोशिका कुल आयतन मतलब a क्यूब, तो यहाँ पे एकक कोशिका एक की वैल्यू पता है कितना है 2 into 2 रूट 2 into r, तो यहाँ पे a क्यूब है तो इनटू हो जाएगा 2 रूट 2 r का होल क्यूब। अब ये संकलन क्षमता का आपको पता है, तो संकलन क्षमता ही आपको निकालना था, तो संकलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है। अब ये संकलन क्षमता आपको निकालना है, जो 4 गोले हैं तो 4 क्यों गोलों के जो आयतन सूत्र होता है 4 बटे 3 पाई r क्यूब, या फिर यहाँ पे निकाला है कि 4 गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 4 गोलों का जो कुल आयतन है 4 गुणे 4 बटे 3 पाई r क्यूब इनटू फॉर्मूला किया हुआ 100 अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन क्या है आया है 2 रूट 2 r क्यूब। या आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको देखिए करना क्या है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 बटे 3 पाई r क्यूब इनटू 100 अपॉन, इसको देखिए इसको करेंगे दो, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, को लिख सकते हैं 2 रूट 2 into 2 रूट 2 into 2 रूट 2 करेंगे 2 2 4 2 8, ये जोड़ा बाहर रहेगा 16 रूट 2 into r क्यूब, ये आपका आया 16 रूट 2 into r क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ है 16 रूट 2 into r क्यूब, ऊपर क्या लिखा हुआ है ये लिखो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 74%, जो आपका जो संकलन क्षमता जो आएगी वो आएगी 74%। इसके बाद एक नया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे इससे आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं, इसको इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया आपके सामने कि क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो क्या होता है, ये बताना है। तो क्लोरीन अगर आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो क्लोरीन को आयोडीन के साथ जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या है आएगा पेपर में कि क्लोरीन आयोडीन को जल में की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरीन को आयोडीन के साथ जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। फॉर्मूला क्या है I2 + 6H2O + 5Cl2 के साथ एरो क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर हमें 2HIO3 + 10HCl प्राप्त होता है, और जो 2HIO3 है ये हमारा आयोडिक अम्ल है। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन में को समझ के लगाइए। ठीक, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन करने वाला क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है तो क्या होता है, ये बताना है। तो क्या होता है, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लोरीन जब जल के साथ आयोडीन को मिलाने पर ऑक्सीकृत कराता है तो आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है, और ऐसा क्या है I2 + 6H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो 2HIO3 + 10HCl प्राप्त होता है। ये जो 2HIO3 है ये हमारा आयोडिक अम्ल है। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आपके सामने दूसरा दिया हुआ है, क्लोरीन ठंडे जल एवं तन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन जो है ये तन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो क्लोरीन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन को ठंडे तथा तन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर या क्रिया कराने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 2NaOH, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस प्रयोग कराएंगे, सोडियम क्लोराइड को जो है क्लोरीन गैस के साथ क्या कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे तो सोडियम क्लोराइड + सोडियम हाइपोक्लोराइड + जल का निर्माण होता है।
तो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि क्लोरीन ठंडे तथा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो क्लोरीन को ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। फॉर्मूला क्या है, 2 हमने आपके सामने दिया हुआ है कि 2NaOH प्लस Cl2 के साथ क्या कराएंगे, तो NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O प्राप्त होगा। जो आपके सामने दिया हुआ है NaOCl, ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपके सामने कि 0.1 मोल लीटर प्रति लीटर KCl विलियम में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलियम भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलियम की चालकता और मोलर चालकता की गणना करना है। हमें क्या निकालना है, चालकता भी निकालनी है और मोलर चालकता भी निकालनी है। तो क्वेश्चन में आप पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको R1 की वैल्यू दिया हुआ है, R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 ओम, R1 की वैल्यू आपका 100 ओम हो जाएगा। R2 वैल्यू दिया हुआ है 520 ओम और K1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.29। K1 की वैल्यू मतलब विलियम की जो चालकता है वो आपको दिया हुआ है 1.29 और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलियम की चालकता तथा मोलर चालकता। ठीक, तो विलियम की चालकता निकालने के लिए आपको पहले पता होना जरूरी है कि सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है। जो विलियम की चालकता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विलियम की चालकता बराबर विलियम की चालकता के बराबर आपका कंडक्टिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपका सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या है। सेल स्थिरांक कितना दिया हुआ है, तो सेल स्थिरांक आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको सेल स्थिरांक नहीं पता है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल स्थिरांक को पहले ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका R1 की वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, R2 वैल्यू दिया हुआ है 520 ओम और आपको मोलर चालकता की वैल्यू आपको निकालना है और विलियम की चालकता आपको दिया हुआ है 1.29 आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है, सेल स्थिरांक निकालिए, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.29 इनटू रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेल स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी 129 या 229 प्रति मोल। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चालकता, विलियम की चालकता निकालना है। तो विलियम की चालकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विलियम की चालकता बराबर सेल स्थिरांक अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल स्थिरांक की का वैल्यू आपने निकाल लिया है कितना, 129 अपॉन दूसरा रेजिस्टेंस आपको क्या हुआ है कितना 120। तो आप सेल स्थिरांक अपॉन 520 रखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.248। अब देखिए आपको एक चीज निकल के प्राप्त हो गई है, क्या निकल के प्राप्त हो गई है, आपको विलियम की चालकता निकल गई है, कितनी निकला है आपका है 0.248। लेकिन अभी एक चीज और निकालना है, क्या निकालना है, मोलर चालकता की गणना करना है। विलियम की चालकता को गई, मोलर चालकता निकालना है और मोलर चालकता निकालने के लिए आपको विलियम की सांद्रता भी पता होनी चाहिए। तो सांद्रता आपको दी हुई शायद क्वेश्चन में देखिए, सांद्रता दी हुई सांद्रता कितना है 0.02 मोल प्रति लीटर विलियम की सांद्रता दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, विलियम की सांद्रता निकालिए, मोलर चालकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता इक्वल टू जो आपकी जो है आपका जो कनेक्टिविटी दी हुई मोलर चालकता इक्वल टू जो मोलर चालकता निकालने के लिए जो चालकता होगी चालकता अपॉन सांद्रता, और चालकता आपने निकाल लिया 0.248। तो चालकता की वैल्यू देंगे 0.248 अपॉन जो आपकी कंडक्टिविटी निकली है वो आपको दी हुई है। सांद्रता दिया हुआ है, सांद्रता कितना है 20 मोल, सांद्रता आपको 20 मोल दिया हुआ है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 124 × 10⁻⁴। ये आपका आंसर। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोड एवं आणविकता समझाइए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोड एवं अभिक्रिया की आणविकता को समझाना है। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोड और अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की कोड क्या दिया हुआ है, देखिए अभिक्रिया की कोड क्या होती है, अभिक्रिया की कोड किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, उस अभिक्रिया की कोड कहलाती है। अभिक्रिया की कोड क्या होती है कि किसी अभिक्रिया में क्या है, अभिक्रिया की कोड किसी अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया है अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, उस अभिक्रिया की कोड कहलाती है। अभिक्रिया की कोड क्या होती है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के पदों की घातों का योग, उस अभिक्रिया की कोड कहलाती है। जैसे एग्जाम उदाहरण दिया हुआ है H2 + Cl2 = 2KCl, ये अभिक्रिया की कोड कहलाएगी। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर dx/dt = KH2 और Cl2। यह अभिक्रिया की कोड हो जाएगी, वो हो जाएगी अभिक्रिया की कोड 0 अभिक्रिया की कोड।
या एक शून्य अपक्रिया है, शून्य कोण अपक्रिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अपक्रिया की कोण क्या होती है, अपक्रिया की कोण आपके सामने दिया हुआ है, उसका अपक्रिया की आणविकता भी दिया हुआ है। तो अपक्रिया की आणविकता क्या होती है कि अपक्रिया की आणविकता किसी अपक्रिया के, अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी अपक्रिया के, अपक्रिया की आणविकता किसी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब अभिकारक जो किसी भी अपक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेंगे और उस अभिकारकों की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जिसे दिया हुआ है NH4 NO2 एरो अपक्रिया कराएंगे तो N2 + 2 H2O, इसमें क्या है, ये एक अणु अपक्रिया है, इसमें देखिए A एक अणु अपक्रिया है, इसमें दूसरी अपक्रिया है H2 + I2 2HI, ये दो अणु, मतलब जितने भी अभिकारक अणु होंगे उनकी संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहलाएगी। मतलब जितने अभिकारक होंगे उनकी संख्या को गिन लेंगे और हमें पता चल जाएगी इसमें कितनी आणविकता है। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नॉर्मलता क्या होती है और मोलरता क्या होती है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉर्मलता एवं मोलरता को समझाइए। तो मोलरता क्या होती है और नॉर्मलता क्या होती है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में हर साल आता है, नॉर्मलता क्या होती है और मोलरता क्या होती है। तो क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मोलरता क्या होती है। ठीक, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता और मोलरता, तो क्या बताना है, नॉर्मलता और मोलरता। ठीक, तो नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता होती है नॉर्मलता ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन तथा मोलरता के गुणनफल को, ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन तथा मोलरता के गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं। या क्षारकता और मोलरता के गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं, या अम्लता और मोलरता के गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं। और मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के आयतन के अनुपात को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक का जो कुल आयतन होता है इसके अनुपात को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसी को मोल अंश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद चलते हैं नया क्वेश्चन। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है दोनों चीजों का, Cr3 आपका 3 पॉजिटिव चार्ज है और Ce + 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया 1s2 2s2 2p6। आपके सामने ये Cr + 3 चार्ज आयन दिया हुआ है, एक साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, ये देखिए 4, ये ध्यान रखना है, 4s0 3d3 और उसका 3d, ये 3d3 और 4s0। चाहे आप ये चाहे इतना ही लिखिए, अगर इतना नहीं लिखे तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, Ce, और जब 4 पॉजिटिव चार्ज हो तो उस कंडीशन में क्या है, तो आप ये लिख दीजिए, और ये नहीं लिखा है पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। ये आपके दोनों आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसका नया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रोमेट आयन की संरचना बनाना है। तो क्रोमेट आयन की संरचना आपको दिया हुआ है, पहले डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O-, फिर सिंगल बॉन्ड O-। ये आपकी क्रोमेट आयन की संरचना बनी हुई है। इसके बाद डाइक्रोमेट आयन की भी संरचना दो बनाना है, डाइक्रोमेट की संरचना और क्रोमेट की बनाना था। ये क्रोमेट की संरचना है ये आपका, और ये डाइक्रोमेट की संरचना है, मतलब बिल्कुल सेम है। इसमें दो बारह संरचना को बनाना है। इसके बाद देखिए नया क्वेश्चन दिया हुआ है,
आपके सामने, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है कि टेरिलोन, टेरिलीन तथा डेक्रोन होता क्या है। तो टेरिलीन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद डेक्रोन क्या होता है उसको लिख लेंगे। ठीक, तो टेरिलीन क्या होता है इसको समझने के लिए आपके सामने आंसर दिया हुआ है कि यह एथिलीन ग्लाइकॉन तथा एथिलीन ग्लाइकॉन टेरेट्रेफ्लिन अम्ल का बहुलक है। एथिलीन ग्लाइकॉन और टेरेट्रेफ्लिन अम्ल के मिश्रण को जिंक एसीटेट तथा एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 से 460 केल्विन ताप पर गर्म करने पर डेक्रोन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त करना था, डेक्रोन प्राप्त करना था। और डेक्रोन प्राप्त करने के लिए डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो जो हमारा जहां एक जो हमारे साथ एथिलीन ग्लाइकॉन तथा टेरेट्रेफ्लिन अम्ल को एक बहुलक है और इनको आपस में उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 से 460 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डेक्रोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसकी एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये प्राप्त होगा। यही आपका डेक्रोन का फॉर्मूला है। इसके बाद ये बैकेलाइट क्या है, तो बैकेलाइट क्या है, यह एक बहुलक है जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यह एक बहुलक है जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड तथा संघनन बहुलीकरण क्रिया द्वारा बनता है। और बैकेलाइट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, बैकेलाइट क्या होता है, ये आपका फिनॉल है और फिनॉल के फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बहुलीकरण क्रिया द्वारा बैकेलाइट प्राप्त होता है। ये आप लिख लीजिए। इसका एक नया क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉली, इसके बाद आपके सामने एक नया क्वेश्चन है लिखा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए। संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देना है। तो क्या करना है, यह विनाइल साइनाइड एकलक के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। और इसे किसे प्राप्त करते हैं, विनाइल साइनाइड के एकलक बहुलीकरण द्वारा इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो रिएक्शन है वो आपके सामने दी हुई है। इस रिएक्शन को आप पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इसको इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसको इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ये निम्नलिखित जो यौगिक दिए हुए हैं इनसे फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे ये निकालना है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट कि डाई एंजोनियम, दूसरा है सल्फोनिक अम्ल से, दूसरा क्यूमीन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में अंतर क्या है उसकी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि पहला आपका सामने आंसर दिया हुआ है डाई एंजियो, अब जरा पहला आंसर दिया हुआ है डाई एंजोनियम लवण से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा डाई एंजोनियम क्लोराइड है और डाई एंजोनियम क्लोराइड की जब H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये सल्फोनिक अम्ल दिया हुआ है SO3 है, SO3H के साथ सल्फोनिक अम्ल के साथ जब NaOH की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है आयन प्राप्त, सोडियम आयन प्राप्त होता है और उसकी जब HCl के साथ क्या कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है। इसका क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हमें क्यूमीन दिया हुआ है तो क्यूमीन के क्षारीय माध्यम के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल तथा एसीटोन प्राप्त होता है, फिनॉल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। इसका नया क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में अंतर बताना है। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, देखिए किसी कार्बनिक यौगिक से जब एक OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ जाता है तो यह प्राप्त अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। आपके सामने जैसे मेथिल अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल क्या होता है,
किसी कार्बनिक यौगिक में जब OH समूह किसी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा, जब 1 डिग्री कार्बन के साथ कोई अल्कोहल समूह जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक अल्कोहल। जब 2 डिग्री कार्बन के साथ कोई अल्कोहल समूह जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका द्वितीयक अल्कोहल। और जब किसी कार्बन यौगिक में जब OH समूह जब 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। इसका समान सूत्र आपके सामने दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको, इसकी सॉल्व ले लीजिए। इसके बाद नया क्वेश्चन जो है IUPAC नेम बताना है। ठीक, IUPAC क्या बताना है आपके सामने, ये एक IUPAC दिया हुआ है, 1 2 3 4 IUPAC दिए हुए हैं, 5 IUPAC और इनके नाम बताना है। तो पहला IUPAC दिया हुआ है, इसमें पहले नंबरिंग, पहले IUPAC में एक ही ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से प्रतिस्थापी पास में होंगे। अब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले, किस नंबर में है, तो दूसरे पे है, दूसरे में मेथिल 2 बार है, ठीक, और किस पे है, और चौथे पे है, तो लिखेंगे 2,2, क्या लिखेंगे पहले इसमें 2,2, उसका चौथे पे 2,2,4 मेथिल, दूसरे पे है, दूसरे पे 2 बार है 2,2, तो 2 बार को जाती है डाई लगाते हैं 2,2,4, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे 3 बार आई है, तो 1 2 3 बार आया तो ट्राई लगाएंगे, तो 2,2,4 ट्राई मेथिल। उसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ है, OH समूह भी लिखा हुआ है, तो पेंट प्लस ऑल, पेंटेनॉल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 2,5 दूसरे पे और पांचवे पे है 2,5 डाइमेथिल फिनॉल। इसका तीसरा देखिए, ये 1 मेथॉक्सी, पहले पे ये देखिए मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, और 2 मेथिल, दूसरे पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी 2 मेथिल और प्रोपेन। तीसरा देखिए, चौथा दिया हुआ है 2 मेथॉक्सी, इसको कर लिए, उसके बाद करना है चौथा, देखा 2 मेथॉक्सी, दूसरा पे मेथॉक्सी है 1 एसिटो फिनॉल, ये नोट कर लिए। इसके बाद 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ये बहुत ही ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, 2 मेथिल, इसको कर लीजिए, इसको कर लिया आंसर सारे